मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मकर संक्रांति की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ कैलाशपति हम सभी के परिवार में, सभी के जीवन में सुख, वैभव, श्री संपदा, यश, कीर्ति, आयु, स्वास्थ्य, निरोगी काया प्रदान करें। मकर संक्रांति का त्यौहार है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं और ये आप भी जानते हैं कि ज्योतिष पर विश्वास रखने वाले लोग, आध्यात्म से जुड़े रहने वाले लोग, सनातन तो धर्म को मानने वाले लोग, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाले लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं। ज्योतिष एक बहुत बड़ा माध्यम है और संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं है। चाहे वो गरीब हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, उच्च पदाधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कल के बारे में न सोचता हो। वो अपने भविष्य में झांकता है, जानना चाहता है कि कल आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा। इसका सबसे अच्छा माध्यम, सरल माध्यम ज्योतिष ही है। पर सामान्यतः मैं ये देखता हूं कि हम किसी एक कुंडली को लेकर के, चाहे जन्म कुंडली हो या गोचर कुंडली हो, नवमांश कुंडली हो, सर्वाष्टक वर्ष सारणी हो, एक कुंडली को देख करके उसका विश्लेषण, उसका फल देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योतिष बहुत बड़ा अध्याय है, गागर में सागर है। हमेशा जब किसी ग्रह के बारे में या भविष्य के बारे में आपको जानना हो तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली देखें। जन्म कुंडली जब किसी बालक का जन्म होता है उस समय से लेकर के और अंतिम समय तक का होता है। जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। वो अंतिम समय तक चलती ही रहेगी और उस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है, जिसे हम भोगते हैं। उसके पश्चात नवमांश कुंडली आती है। तो लग्न कुंडली में शुभ अशुभ योग, उसका अध्ययन करने के लिए हम नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करते हैं। और फिर आता है चंद्र राशि पर आधारित गोचर, जो चलता है। अभी भी ग्रह जो है ब्रह्मांड में चलायमान है, चल रहे हैं। एक राशि से दूसरी राशि में, दूसरी राशि से तीसरी राशि में बदलते रहते हैं। 4 ग्रह ऐसे हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक किसी एक राशि में गोचर करते हैं, रहते हैं। और सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये ऐसे ग्रह हैं कि महीने 1.5 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। पर जन्म कुंडली में जो स्थायी कुंडली है, स्थायी प्रभाव है। चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम समय के लिए ग्रह गोचर करते हैं किसी राशि पर ये जो अस्थायी गोचर है, भले ही वो 25 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1.5 महीने का हो, पर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि जीवन का जो समय है, चक्र है, एक सा नहीं रहता। कभी आदमी खुश हो जाता है, कभी दुखी होता है, कभी अचानक पैसे मिल जाते हैं, कभी नुकसान हो जाता है। ये सब ग्रहों का ही खेल है और यही गोचर है।
और गोचर में जो ग्रह चलते रहते हैं संबंधित जातक को, संबंधित राशि को वैसे वैसे फल देते जाते हैं। ये होता है गोचर। चंद्र राशि पर आधारित ये गोचर है। मकर राशि के जो जातक हैं ये उनके लिए ये गोचर है। और 2026 का पहला महीना, पहला त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकर राशि के जो जातक हैं, मैं ये बोलूं कि 2026 का साल जो है भाग्योदय का साल है, तो शायद गलत नहीं होगा। खास करके ये महीना 14 जनवरी 2026 से लेकर के 13 फरवरी तक, ये माह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माह है। मकर राशि के जातक अगर इसका लाभ लेना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे योग, ऐसे समय, ऐसा गोचर बहुत कम देखने को मिलता है कि कई ग्रह मिलकर के और किसी एक राशि को संपन्न कर दें। तो जो मकर राशि के जो जातक हैं, ये एक महीने का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, खुशियों से भरा हुआ समय है। सुख, वैभव, श्री संपदा, यश, कीर्ति, आयु, स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त होने वाला महीना है ये। इसलिए मकर राशि के जातकों को पुनः मकर संक्रांति की बधाई, नए वर्ष की बधाई और गोचर की भी बधाई। अब आइए चलते हैं विषय पर। सभी ग्रहों की मैं बात करूंगा, विशेषकर सूर्य, मंगल और शुक्र, ये 3 ग्रहों की विशेष बात करूंगा। और ये 3 ग्रह ही गोचर में बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं, और ये 3 ग्रह ही आपको सब कुछ देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, और छोटे छोटे से अगर उपाय कर लेंगे आप तो और भी अच्छा होगा। और वीडियो के अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा कि जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, अंत में मैं बताऊंगा। और उस उपाय को आप यदि करते रहेंगे तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी रुके हुए कार्य हैं, सब कुछ संपन्न होंगे। आइए चलते हैं विषय पर। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो 14 जनवरी 2026 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 13 फरवरी 2026 तक एक महीने का गोचर है। मंगल 15 जनवरी 2026 से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक, ये 2 ग्रह हुए। बुध जो की बात हम करते हैं तो 17 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, और शुक्र की बात करते हैं तो 12 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक, ये इनका गोचर काल है। ये लगभग एक महीने का गोचर हो जाता है। अब सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं, और सभी ग्रहों की 2-2 राशियां हैं। सूर्य और चंद्र की एक एक राशि है। तो सूर्य प्रथम ग्रह है, तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। सूर्य देव जो है यहां पर लग्न में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के जो लोग हैं उनके लग्न में ही सूर्य गोचर कर रहे हैं। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव जो होता है अशुभ भाव होता है। हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं आती है, उलझने आती हैं, इसका जन्मदाता अगर हम कहें तो ये अष्टम भाव होता है। और अष्टम भाव होने के कारण इसके स्वामी सूर्य हैं आपकी कुंडली में, और सूर्य लग्न में है। अशुभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में, तो जितने अच्छे परिणाम देना चाहिए उतने अच्छे परिणाम तो नहीं देंगे, क्योंकि ये सूर्य देव जो है अशुभ भाव के स्वामी है। फिर भी लग्न में होने के कारण सूर्य मानसिक तनाव को कम करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा देंगे,
सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अच्छा ही रहेगा। इसके बाद हम मंगल की बात करते हैं। मंगल यहां पर आए हैं मकर राशि में। 15 जनवरी 2026 को इनका गोचर यहां चालू हो रहा है मकर राशि में। मकर राशि मंगल देव की उच्च की राशि है। एक बात अच्छे से आप समझिएगा कि मकर राशि जो है मंगल देव की उच्च की राशि है। एक बात, ये प्रथम भाव है, केंद्र का भाव भी है, त्रिकोण का भाव भी है, यही मकर राशि है, यही मंगल उच्च के भी हो गए। उसके पश्चात मंगल मकर राशि में उच्च के होकर के रोचक योग भी बना दिए। मंगल सूर्य के साथ, मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व है। मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तो यहां पर मंगल और सूर्य दोनों मिलकर अच्छा परिणाम देंगे। कैसा परिणाम देंगे आगे हम बात करेंगे आपसे। ये दोनों अग्नि तत्व है। हालांकि वर्तमान में मंगल अस्त अवस्था में है, सूर्य के साथ अस्त अवस्था में है। लेकिन अस्त अवस्था का मतलब यह नहीं है कि मंगल कुछ नहीं करेंगे। हां, जितना परिणाम, जितना फल उनको देना चाहिए उस हिसाब से वो फल प्रदान नहीं करेंगे, उसमें कुछ कमी आएगी। लेकिन तब भी उत्तम रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए तब भी उत्तम रहेगा। अब कोई भी राशि जो होती है सबसे पहले अपनी राशि को वो खराब नहीं करती। कोई भी ग्रह होगा, राशि के जो स्वामी हैं अपनी राशि को खराब नहीं करते। जैसे कोई आदमी अपने घर को खराब नहीं करता, कचरा नहीं फैलाता, रायता नहीं फैलाता, ठीक इसी प्रकार से कोई भी ग्रह जो है अपनी राशि को खराब नहीं करते हैं। अब मंगल देव की दो राशियां हैं, एक मेष राशि है और एक वृश्चिक राशि। बहुत अच्छा गोचर जा रहा है, आप देखिएगा, मजा आएगा आपको, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, उत्साह से आप भर जाएंगे, ये तो पक्की बात है। और इसी उत्साह में आप लाइक भी करेंगे, ये भी पक्की बात है। अब मंगल की जो दो राशियां हैं, तो पहली राशि देखिए कहां जा रही है, चौथे भाव में जा रही है। पहली राशि मेष राशि। दूसरी राशि कहां जा रही है, एकादश भाव में। अब पहली राशि की हम बात कर लेते हैं। तो पहली राशि एक तो चौथा भाव, केंद्र का भाव। ये चौथा भाव जो होता है ये हमारे माता का भाव होता है। मकान, जमीन, वाहन, छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, जन्म स्थान, इसका भाव होता है। अब किस व्यक्ति को मकान नहीं चाहिए, वाहन नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो यहां पर मंगल की राशि है तो मेष राशि भी एक्टिव हो गई, मंगल के कारण एक्टिव हो गई। और इसके पश्चात मंगल की चौथी दृष्टि भी अपनी ही राशि पर पड़ रही है। ये और बली हो गई ये राशि। मंगल की राशि तो थी, दृष्टि भी पड़ गई तो और बली हो गई ये राशि, और ये भाव भी बली हो गया। इसकी बात मैं आगे अष्टक वर्ग में भी थोड़ा सा करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये भाव भी बली हो गया। तो जो लोग, जिनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो लोग मकान बनाना चाहते थे, जमीन खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, निश्चित रूप से उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। हनुमान जी की कृपा से, मंगल देव की कृपा से बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रभाव जाएगा, जो लोग मकर राशि के जो लोग हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जमीन बेचने खरीदने का, फ्लैट बनाने का, फ्लैट बेचने का, इत्यादि इत्यादि, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो मंगल तो वैसे भी प्रॉपर्टी के कारक ग्रह हैं।
पर उनकी राशि चौथे भाव में भी है, दृष्टि भी चौथे भाव में है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनका काम रुका हुआ था या कम चल रहा था, किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, वो सब समस्या दूर हो जाएगी, रुके हुए कार्य चालू होंगे, अच्छा धन लाभ होगा, कोई संदेह नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आगे वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, आप उसको डेली करते जाइए, परिणाम आपके सामने होगा। प्रयास आपको करना पड़ेगा। कुंडली आपकी है, राशि आपकी है, ग्रह भी आपके हैं। तो ये तो चौथा भाव हुआ। अब मंगल देव की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि देखिए कहां है, एकादश भाव में, आय भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, छोटी मोटी बीमारियों के भाव में, लक्ष्मी भाव में। महत्वपूर्ण भाव है ये इच्छा पूर्ति का भाव। अब मकर राशि के जो जातक हैं, उनकी इच्छा थी कि हम मकान ले लें, उनकी इच्छा थी हम वाहन ले लें, उनकी इच्छा थी हम सोना चांदी कुछ नगद बना लें। यहां पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, राशि भी है, और यहां पर मंगल की दूसरी राशि है, तो आय के स्रोत भी बढ़ गए। तो यहां पर मंगल प्रसन्न हो गए। तो जब जेब में पैसे होते हैं तो आदमी खर्च करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो मंगल देव इच्छा की पूर्ति भी कर रहे हैं, सोर्स भी बढ़ा रहे हैं, पैसा तो आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरे कहने से आप घर में नहीं बैठ जाइएगा। आप जो कार्य करते हैं, कर्म करना पड़ेगा। कर्म हमारे हाथ में है, कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। हम कर्म करेंगे, उसका फल हमें समय पर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मंगल देव भी यही कर रहे हैं। कुंडली का विश्लेषण देख करके हमें खुश नहीं होना चाहिए, यह बात मैंने पहले भी कहा है। हमें कर्म करना चाहिए, कर्म प्रधान है। तो ये तो रही मंगल की बात। अब मंगल देव की दोनों राशियां हो गई, और चौथी दृष्टि हो गई, और सातवीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है सप्तम भाव में। तो सातवीं दृष्टि जो सप्तम भाव में, तो जो होटल वाले हैं, जो अग्नि से संबंधित कार्य करते हैं, बिजली से संबंधित कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के व्यापार में वृद्धि होगी, उनको भी फायदा होगा। और आठवीं दृष्टि जो है मंगल की सूर्य के ऊपर पड़ रही है, सिंह राशि पर। अब सिंह राशि के स्वामी मंगल के साथ, और मंगल की दृष्टि सिंह राशि पर, दोनों अग्नि तत्व, दोनों मित्र। ये बड़ा अच्छा योग बन गया। कहने का तात्पर्य मंगल रोचक योग भी बना दिए, उच्च के भी हो गए, केंद्र में भी हो गए, प्रथम भाव में हो गए, चौथे भाव में दृष्टि भी पड़ गई, एकादश भाव में राशि है उनकी। कितना अच्छा योग है, सोचिए आप। और ऐसे समय को यदि हम नहीं संभाल पाए, उसका लाभ नहीं ले पाए, सिरे पे कहानी किस्से की जैसे देख करके और पन्ना पलटा दिए, तो फिर पन्ना ही पलटा रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। अब दूसरी राशि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण राशि है शुक्र। शुक्र देव जो है 12 जनवरी 2026 से लेकर के और 5 फरवरी 2026 तक, 12 जनवरी से 5 फरवरी, इनका गोचर भी, शुक्र का गोचर भी यही लग्न में है। मंगल सूर्य के साथ है। अब शुक्र यहां पर बैठ करके लग्न में बैठ करके, हालांकि ये अपने बड़े मित्र की राशि में, मकर राशि में बैठे हुए हैं, पर दो शत्रु ग्रह भी इनके साथ है, सूर्य और मंगल। पर शुक्र यहां पर बैठ करके ये क्या करने वाले हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सभी प्रकार की अपनी इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, यह महत्वपूर्ण बात तो मंगल पूरा कर रहे हैं, सभी कुछ दे रहे हैं आपको। अब शुक्र क्या कर रहे हैं?
शुक्र की भी दो राशियां हैं, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। तो वृषभ राशि इनकी कहां आ रही है, देखिए पंचम भाव में। तो पंचम भाव जो होता है ये विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है, सट्टा जुआ लॉटरी का भाव होता है। पर सट्टा जुआ से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, ये गंदी आदतें हैं, सभी कुछ आदमी नुकसान कर बैठता है। बड़े पर्दे के कलाकार, सिनेमा के कलाकार, टीवी के कलाकार, गीतकार, लेखक, संगीतकार, और शुक्र जो है वो तो वाणी का, शब्दों का, संगीत का, सौंदर्य का, सुंदरता का, धन का, प्रेम का, प्रेम प्रसंग का, प्रेम संबंध का, पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का, कला का, कितने विषयों के कारक ग्रह शुक्राचार्य हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के हम पंचम भाव को देखते हैं। और मकर राशि के जो जातक हैं, इष्ट देव भी वृषभ राशि हुई इनकी, और वृषभ राशि का अर्थ है शुक्र। तो शुक्र देव के मंत्र का जाप करना चाहिए, माता भगवती लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, गायन के क्षेत्र से, इस क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, उन्हें विशेषकर माता भगवती की, लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जो हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो जब हम शुक्र देव के मंत्र का जाप करते हैं, अर्थात शुक्र का जाप करते हैं और भगवती लक्ष्मी की जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो शुक्राचार्य और प्रसन्न होते हैं, हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो पंचम भाव तो ये हो गया, तो पंचम भाव ही जागृत हो गया। तो इस क्षेत्र से जितने लोग जुड़े हैं, जो मकर राशि के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। आने वाला एक माह का जो समय है बहुत ही उत्तम फलदायी होने वाला है। दूसरा, शुक्र की दूसरी राशि जो है तुला राशि, वो दसम भाव में। दसम भाव जो होता है हमारा कर्म क्षेत्र होता है। अब देखिए ये भाव, पंचम भाव और दसम भाव। पंचम भाव तो विषय हो गया कि हम इससे क्या क्या देखते हैं, हमको क्या क्या सफलता मिलेगी। लेकिन ये कर्म का भाव है। जब यहां पर हम कर्म करेंगे, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कार्य करता है, छोटा काम करे, बड़ा काम करे, कुछ ना कुछ तो कार्य करता है। विशेष करके जो मकर राशि के लोग हैं, राजनीति से जुड़े हैं। राजनीति का कारक ग्रह भी शनि है। तो जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। सौंदर्य से जुड़े कार्य करते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। मान सम्मान की वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मकर राशि के लोग जो उच्च पद पर आसीन हैं, आईएएस, आईपीएस बड़े अधिकारी हैं, जिनके हाथों में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, ऐसे लोगों को भी इसका बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। ये एक महीने का समय जो है, गोल्डन पीरियड जिसको कहा जाए, वो है। ये तीन राशियां, तीन ग्रह बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अब यहां पर हम शनि की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। शनि तीसरे भाव में है, पर शनि तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं। लग्नेश हैं, लग्नेश के स्वामी भी हैं। तीसरा छठा भाव में, एकादश भाव में शनि का फल जो है अच्छा होता है। लेकिन शनि अभी 2 कुछ डिग्री के हैं, कमजोर अवस्था में है। इसलिए जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें भारी परिश्रम से बचना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बचेंगे।
अब मित्रों, ये तो हो गई गोचर कुंडली। अब आते हैं, हर आदमी ये जानना चाहता है कि महादशा भी किसी की चले, ग्रह अंतरदशा किसी की चले, गोचर में कोई ग्रह गोचर कर रहा है चंद्र राशि के आधार पर उसका इतने जानकारी से हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं और आपके हित के लिए बोलता हूं कि आप जो भटकते हैं कि कभी 5 मिनट उससे बात किए, 10 मिनट उससे बात किए, 500 उसको दिए, 1000 उसको दिए, प्लीज़ ये भटकना आप बंद कर दीजिए। आपको कहीं नहीं जाना है। अपने धन को अपव्यय ना करें। और शायद जो मैं बोल रहा हूं ये आप भी जानते हैं। हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा जो भी चले, गोचर में जो चले, उसका फल हमें कैसा प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होगा या अशुभ फल प्राप्त होगा, हर व्यक्ति जानना चाहता है। आप खुद बताइए, क्या ये आप नहीं जानना चाहते? अगर मेरी बात सत्य है तो ओम नमः शिवाय कमेंट्स में लिख करके संबोधित करें। मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बातों से सहमत हैं। हम 9 ग्रहों के पीछे नहीं पड़ते। 9 ग्रह में किसकी महादशा, अंतरदशा चल रही है, गोचर में है, हम उसके पीछे पड़ते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये ग्रह हमें अच्छा परिणाम देगा या खराब परिणाम देगा? 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं, तो क्या 65-66 करोड़ लोग एक साथ परेशान होंगे या एक साथ खुशियां होंगी? ऐसा तो नहीं है। तो ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी है। ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी क्या है? इसको लेकर के बातें कम हुई हैं, इसका प्रचार प्रसार कम हुआ है, पर मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार इसके बारे में सबको जानना चाहिए। यहां पर देखिए, हर भाव में, हर राशि में कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ है और यहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। यहां अंक लिखे हुए हैं, गिनती है, 26 है, 35 है, 18 है, 28 है, 26 है, इस प्रकार से गिनती लिखी हुई है। अब प्रश्न उठता है कि ये गिनती कहां से आ गई? ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी जो बनती है, ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न को मिलाकर के 8 को मिलाकर के अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग इसे कहते हैं। राहु और केतु को इसमें स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है। राहु और केतु पिंड ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं, इसलिए इसमें स्थान नहीं है। और ये 8 मिला करके, 7 ग्रह और लग्न 8 मिला करके ये एक दूसरे ग्रह को बिंदु देते हैं। रेखाएं भी बोलते हैं, बिंदु बोलिए, पॉइंट्स बोलिए, गिनती बोलिए, समझने के लिए ये एक दूसरे को बिंदु देते हैं। और वो 8 जब बिंदु एक दूसरे को देते हैं, किसी को देते हैं, किसी को नहीं भी देते हैं, तो कम ज़्यादा अंक हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि चौथे भाव में 35 बिंदु है। अब हम कैसे देखेंगे कि ग्रह जो है वो हमें कैसे फल देता है? तो इसकी भी गणित वही है। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि ग्रह के बल को हम कैसे देखते हैं। अंश बल क्या है? तो 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25%, 6 से लेकर के 12 तक 50%, 12 से लेकर के 18 तक 100%, 18 से 24 50 और 24 से 30 25, और शुरू में 1-2 डिग्री या लास्ट में 28-29 डिग्री है तो डेड, मृत अवस्था हो जाती है। तो प्रतिशत के हिसाब से मैंने आपको बताया कि इतने अगर डिग्री है तो इतना फल देगा, 50% है तो इतना फल देगा, 100% है तो इतना फल देगा। मैंने आपसे ये बात बताई, कई वीडियो में मैंने बताया है। तो ये तो ग्रह बल हो गया। अब भाई साहब है क्या कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोई ना कोई घर तो चाहिए रहने के लिए, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, 2 कमरे का हो चाहे 6 कमरे का हो,
जिसके पास घर नहीं है उसको भी सोने के लिए छाया चाहिए, चाहे वो धर्मशाला में सोए, चाहे स्टेशन में सोए, बस स्टैंड में सोए, आश्रम में सोए, कहीं ना कहीं तो उसे रात्रि गुजारनी है। तो हर व्यक्ति को जैसे रहने के लिए एक घर चाहिए, सोने के लिए एक घर चाहिए, वैसे ग्रहों को बैठने के लिए एक भाव चाहिए, एक घर चाहिए। ये घर बने हुए हैं, भाव बने हुए हैं, इसी भाव में वो ग्रह बैठते हैं। अगर ये ग्रह भाव नहीं है, ये घर नहीं है, तो ग्रहों का अस्तित्व ही नहीं है। और अगर ग्रह हैं, भाव नहीं है, तो फिर भाव का अस्तित्व नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो कुछ कुंडली में हम ग्रहों को लेकर के बातें करते हैं कि जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली में 16 कुंडली बनती है, 16 कुंडली, उनकी बातें हम करते हैं। और उसका नतीजा, रिजल्ट्स, जो परिणाम होना चाहिए, शुभ या अशुभ, वो हम सर्वाष्टक वर्ग से देखते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर कि यहां पर मंगल देव जैसे रोचक योग बनाए हैं, उच्च के हैं, तो यहां पर भी मकर राशि है, तो यहां पर कितने अंक होना चाहिए? ये उदाहरण के लिए 26 लिखा हुआ है, पर 24 से नीचे अगर हम आते हैं तो जितना नीचे जाएंगे उतनी समस्याएं हमारी बनी रहेगी, समस्या बढ़ेगी। तो मंगल हमको फायदा नहीं दे रहे हैं। भले यहाँ उच्च के बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं, इसको देख करके जातक खुश हो जाएंगे, वाह रोचक योग बना है, मंगल उच्च का है, केंद्र में है। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि एक कुंडली को देख करके आपको प्रसन्न नहीं होना है। 4-5 कुंडली देखने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, शुभता अशुभता को जान सकते हैं। तो 24 से नीचे अगर आ रहा है, जितना नीचे जाएगा हमारी समस्याएं, इस भाव से संबंधित जो भी विषय हैं, हमारी समस्याएं उतनी चलती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। और 24 से लेकर के 28 बिंदु तक अगर यहाँ पर है, ये 26 है, मान लीजिए यहाँ पर 28 होता, तो 24 से 28 के बीच में तो ये सामान्य स्थिति हो जाती। मंगल देव, सूर्य देव, यहाँ जो भी ग्रह गोचर करेगा, चाहे महादशा का हो या गोचर का हो, तो वो सामान्य स्थिति कहलाती है। ना नुकसान ना फायदा, जैसा समय चल रहा था वैसे ही समय चलेगा। अब देखिए, 2 जगह तो मकर राशि के ही लोग 2 जगह तो बट गए ना, एक 24 के नीचे में बट गए, एक 24-28 में आ गए, वो बट गए। और अब 28 से ऊपर 30, 31, 35, 38, 40, 42, 45 अगर यहां अंक बढ़ जाता है, तो यही मंगल इतना अच्छा परिणाम देगा, इतनी शुभता देगा, जीवन में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। मित्रों, आप एस्ट्रो सॉफ्टवेयर अपनी डिटेल से डालिए, सर्च कीजिए। ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी की जो कुंडली है, ये भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप उसमें अंक देखिए, और जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध हमारे जीवन में इस माह में कितना फल देंगे। और यहाँ पर देखिए, ये अंक जो लिखे हैं, जैसे जन्म कुंडली में ग्रह जो है फिक्स रहते हैं, भाव फिक्स रहते हैं, न भाव इधर इधर होते हैं और न ग्रह इधर उधर होते हैं। गोचर कुंडली में भाव फिक्स रहते हैं, पर गोचर जो है वो ग्रहों का गोचर चलता रहता है। चंद्र राशि पर आधारित ग्रह जो है एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार से सर्वाष्टक वर्ग सारणी में ये जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, बिंदु होते हैं, ये बिंदु स्थायी होते हैं। ये जैसे जन्म कुंडली जन्म के समय निर्मित हो जाती है, उसी के साथ साथ ये कुंडली भी निर्मित हो जाती है। अब जब कोई ग्रह, मान लीजिए शनि यहाँ पर है, तो यहाँ पर शनि महाराज 26 बिंदु में है तो कितना फल देंगे, फिर यहाँ पर शनि आएंगे तो कितना फल देंगे, यहाँ पर 36 बिंदु है, शनि आ गए तो कितना फल देंगे। तो ये बिंदु के हिसाब से आप अंतर निकाल सकते हैं। वही शनि किसी भाव में अच्छा परिणाम देंगे, किसी भाव में खराब परिणाम देंगे।
इसी प्रकार से नवग्रहों को भी देखा जाना चाहिए। अगर ये वीडियो, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो मित्रों, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हनुमान जी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करने जा रहे हैं। हनुमान जी का नाम लेकर के आप लाइक कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, और हमेशा की तरह अपना स्नेह बनाए रखें। और किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो मैं बताऊंगा। अब आता है प्रश्न कि उपाय। ये मंगल विशेष रूप से बलशाली हो रहे हैं, अस्त अवस्था में हैं। मंगलवार को हनुमान जी को चना और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रार्थना करें हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, हमारे मंगल ग्रह को बलि कर दीजिए, शुभ कर दीजिए। जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कुछ करना पड़ता है। ये छोटे छोटे से उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमेशा आप जब कुंडली देखिए, लग्न कुंडली देखिए तो सर्वाष्टक देखिए, चंद्र देखिए तो सर्वाष्टक देखिए, आपको एक एक ग्रह का पता चल जाएगा कि ये शुभ है या अशुभ। कुंडली देख करके सिर्फ हमको ये संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर बिंदु प्राप्त नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ बिंदु का होना भी आवश्यक हो जाता है। आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके और मैसेज कर दीजिए। और जैसे ही आपका नंबर आता है मैं स्वयं आपसे बातें करूंगा। और एक प्रार्थना मेरी आपसे कि जब आप फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो फ़ोन में और मैसेज में भी अपनी जो भी समस्याएं हैं आपकी, आप उस समस्या को गोपनीय रखें, पहले ही मुझसे न कहें। क्योंकि जब जन्म कुंडली में आपकी गोचर कुंडली, जन्म कुंडली, सर्वाष्टक वर्ग ये सब देखूंगा तो आपके प्रश्न सामने दिख जाएंगे और वही प्रश्न मैं आपसे बातें करूंगा। आपको अच्छा भी लगेगा कि कुंडली बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बोलती है। इसलिए मेरा निवेदन रहता है, आपसे विनती रहती है हमेशा कि आप उसे गोपनीय रखें। और यदि कोई प्रश्न शेष रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, मैं तो स्वयं ही पूछता हूं आपसे कि और कोई प्रश्न शेष हो तो बताइए, उसकी भी बातें हो जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये ज्ञानवर्धक वीडियो है। आपके माध्यम से अगर किसी का भला होगा, कल्याण होगा, तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका जीवन सुखमय, मंगलमय हो। जय बजरंगबली।